हिंदी भाषा बोलने वाले सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा पर चर्चा करने वाले हैं। जो हिंदी भाषा है उसको हम सामान्य हिंदी के नाम से जानते हैं। आगे सामान्य शब्द लिखा हुआ है, ये सामान्य नहीं है। वास्तव में यदि देखे जाए तो बहुत कठिन है, क्लिष्ट है। जब इस भाषा को हम प्रेम से और बहुत मधुर भावना से, लगन से यदि गहन अध्ययन करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो ये सामान्य से भी सरल सामान्य हो जाएंगी। कैसे होगी, आइए हम इस पर विचार करते हैं। जैसे हिंदी शब्द का है, हिंदी भाषा का सवाल है, तो हम पहले हिंदी भाषा और उसकी व्याकरण पर चर्चा करेंगे। शुरुआती कदम पर, पहली सीढ़ी पर क्या होती है हिंदी भाषा। तो भावों और विचार, मनुष्य के जो भाव होते हैं या जो विचार होते हैं वो प्रकट करने होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करने होते हैं, साझा करने होते हैं। तो जो भाव और विचार होते हैं वो कैसे होने चाहिए, एक अर्थ प्रकट करने वाले होने चाहिए। ऐसे भाव या विचार जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करे, ठीक है। तो इस तरीके से बोले जाने वाले, प्रयुक्त होने वाले ध्वनि जो चिन्ह हैं, ध्वनि चिन्हों की जो व्यवस्था है या उसकी एक माला है, एक समूह है, उसको हम प्रयोग करते हुए भाषा का रूप दे सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है ध्वनि चिन्ह। क्या होता है ध्वनि चिन्ह और क्या होती है भाषा के रूप, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम भाषा के जो प्रकार है या उसके जो रूप है उस पर चर्चा करेंगे। भाषा के सामान्यतः किसी भी भाषा के 3 रूप है वो पाए जाते हैं। पहला रूप होता है वो सांकेतिक होता है। सांकेतिक रूप का आशय ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति अपनी बात है या अपने विचार है दूसरे को किस प्रकार प्रकट करते हैं, संकेतों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से, ताकि उन संकेतों को देख करके सामने वाले व्यक्ति समझ जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, या फिर चिन्हों को देख करके वो समझ जाए कि इसका क्या आशय है। हमने देखा होगा कि कहीं पर प्लस का चिन्ह लाल अक्षर में लगा हुआ होता है और एक एरो बनाया हुआ होता है। उसका आशय ये होता है, उसको देखते ही हम समझ जाते हैं कि यहाँ इस पास में, मोड़ में क्या है, अस्पताल है। आपने यातायात के चिन्हों का अध्ययन किया होगा, देखा होगा, जाना होगा, पहचाना होगा। और किसी चौराहे पर आपने ट्रैफिक के नियमों को पालन करने के लिए एक सिपाही को देखा होगा जो अपने हाथों के इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से वो पूरी व्यवस्था को संभाल सकता है। तो ये जो संकेत है, ये जो इशारे हैं, ये जो चिन्ह हैं, इन चिन्हों के माध्यम से अपनी बात को या अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे को समझाना या प्रकट करना, जिससे वो आसानी से देख करके समझ जाए, तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। जिस भाषा में केवल संकेतों और चिन्हों का प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति को अपनी बात को समझाया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब दूसरी भाषा है, भाषा का दूसरा प्रकार है या दूसरा रूप है, वो क्या है, मौखिक रूप है। मौखिक रूप की क्या विशेषता होती है, क्या होती है, दो व्यक्ति या जो व्यक्ति है केवल बोल करके अपने भावों और विचारों को दूसरे के साथ साझा कर सकता है, अपनी बात को बोल करके। इसमें मुख और कान, ये दो जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सक्रिय रहती है। मुंह द्वारा बोला जाता है, कान द्वारा सुना जाता है। दोनों पक्ष होते हैं। जब दोनों पक्षों के बाद कोई बात या कोई विचार या कोई भावना है वो प्रकट की जाती है, एक बोलता है, दूसरा सुनता है। तो ये बोलना और सुनना, इनकी क्रिया, मौखिक क्रिया के रूप में किसी भावों या विचारों या बातों का समझाया जाता है, तो वो मौखिक भाषा का रूप कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाती है। जिस भाषा को मुख से बोला और कान से सुना जा सकता है, अर्थात जिस भाषा में हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, जिस भाषा में हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, उसे भाषा का मौखिक रूप या मौखिक भाषा कहते हैं।
भाषा का तीसरा प्रकार है वो है लिखित। लिखित भाषा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति लिख करके कागज पर कलम की सहायता से अपने विचारों को, अपनी बात को लिख करके और शेयर करते हैं, साझा करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। जब कोई लिख करके अपने विचारों को प्रकट करता है उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, उसे भाषा का लिखित रूप है। अब साथियों ये देखिए, लिखित रूप के लिए ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता होती है, ठीक है, किसी भाषा की लिपि की आवश्यकता होती है। उस लिपि और चिन्हों और वर्णों और शब्दों की सहायता से वो लिख करके अपने बात और विचारों को प्रकट कर सकता है। जहाँ तक हिंदी भाषा की बात करें तो इसमें लिखित भाषा को सीखने के लिए हमें लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। उस लिपि के चिन्हों को देवनागरी लिपि कहते हैं। हमें याद रखना है, हिंदी भाषा की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि। अब आगे भाषा की कड़ी में हम बात करेंगे। भाषा के जो रूप है वो भाषा का सबसे छोटा रूप होता है, उसको हम बोली कहते हैं, उसको हम बोली कहते हैं। बोली क्या होती है? बोली एक गांव या 2 या 5 गांव के मध्य बोली जाती है। इस बोली की कोई व्याकरण नहीं होती है, कोई नियम नहीं होती है। इस बोली में केवल उस गांव, कस्बे या 2-4 गांव हैं, छोटा सा क्षेत्र है, उसमें जो बोली बोली जाती है उसमें केवल शब्दों का बाहुल्य होता है, शब्दों की प्रधानता होती है, उसमें नियम और उसकी निश्चित व्याकरण नहीं होती है, उसका कम प्रभाव होता है, कम उसमें केवल शब्दों पर बाहुल्य, शब्दों पर जोर दिया जाता है, उसे हम बोली कहते हैं। परीक्षा में ये आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम बताएं। अब हमारा उसका उत्तर है, उसके ऑप्शन है जो 4 दी हुई है उस पर मालूम। यदि उसमें बोली लिखा हुआ है, बोली, भाषा या इसमें से कोई नहीं ऐसे लिखा हुआ है तो बोली उत्तर होगा। यदि उसमें वर्ण शब्द ऐसे लिखा हुआ तो वर्ण हमारी होगी। बोली और वर्ण होती है वो किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ बोली है सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका संबंध एक गांव, एक कस्बे या छोटे से छोटा क्षेत्र है उससे संबंधित होता है। और इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें केवल शब्दों का बाहुल्य होता है। इसका कोई, इस बोली को हम भाषा, मानक भाषा का रूप नहीं दे सकते हैं। ये बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है जिसका प्रमुख विशेषता रहती है कि उसमें शब्दों पर जोर दिया जाता है। उस क्षेत्र में जो शब्द बोले जाते हैं, भाषा के जो बोली के जो शब्द होते हैं उन्हीं पर ही वो जोर दिया जाता है। अब दूसरा जो रूप होता है वो क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में मतलब छोटे छोटे गांव, क्षेत्र है, छोटे छोटे क्षेत्र को बना करके एक मंडल स्तर या थोड़ा बड़ा क्षेत्र है वो होता है। इस क्षेत्रीय जो भाषा है इसमें छोटे छोटे कई गांव होंगे, छोटे छोटे कई क्षेत्र होंगे और कई बोलियां भी शामिल होगी। क्या होगा? इस भाषा क्षेत्र बड़ा होता है। ये भाषा किसी गांव या मंडल में बोली जाती है। इस भाषा के कुछ साहित्यिक रचनाएं, उस क्षेत्र में कुछ भाषा से संबंधित जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो हमने पाई जाती है, मिलती है, पढ़ने को मिलती है। इसमें कई बोलियां हैं शामिल, छोटे छोटे क्षेत्रों की कई बोलियां मिल करके क्षेत्रीय भाषा का निर्माण होती है। तो इसमें कई बोलियां शामिल होती हैं तब जाकर के ये क्षेत्रीय भाषा है। अब अपन देखते हैं भाषा या मानक भाषा कब होगी। मानक भाषा के लिए क्या आवश्यक है? क्षेत्रीय भाषा में अधिक मात्रा में साहित्य मिलने देते। जब किसी क्षेत्रीय भाषा में साहित्य से संबंधित रचनाएं अधिक मात्रा में मिलती हैं और उस रचनाओं में, उस क्षेत्र में, उस भाषा से संबंधित व्याकरण बना दिया जाता है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण उस भाषा का नियमों का बना हुआ एक पुंज होता है, पुस्तक होती है जिसमें हम उस भाषा से संबंधित पूरे नियम हैं वो संग्रहित करते हैं। तो व्याकरण बना दिया जाता है। जब व्याकरण बन जाता है तो वो भाषा मानक बन जाती है। अर्थात जिसका व्याकरण पाया जाए, जिस भाषा का व्याकरण पाया जाता
है वो भाषा कहलाती है। कैसी भाषा कहलाती है? मानक भाषा कहलाती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, यो कैसे है? ये खड़ी बोली से हिंदी मानक भाषा बनी। जब खड़ी बोली का विस्तार हुआ, उसमें साहित्यिक रचनाएं अत्यधिक होने लगी, खड़ी बोली में व्यवस्थित क्रम से और व्याकरण बनने लगा, तो उसका विस्तारित रूप हो गया हिंदी भाषा, जो हिंदी भाषा एक मानक भाषा के रूप में पड़ी। हिंदी का आगे और अध्ययन करने से पहले हमने हिंदी भाषा और व्याकरण के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी आप तक शेयर की। अगले वीडियो में हम इसी तरह से हिंदी पर और विचार विमर्श करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।